हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर राजेश कुमार मीणा, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, सोशलॉजी डिपार्टमेंट। एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है, एमए फाइनल के पेपर 5th में यूनिट 2 का ये टॉपिक है, मेथडोलॉजी, या इसे हिंदी में लोक विधि विज्ञान भी कहते हैं। टॉपिक से पहले मैं जनरली आपको समाजशास्त्र के जो सिद्धांत हैं उसके विषय में बताना चाहूँगा। समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के आधार पर या दृष्टिकोण के आधार पर समाजशास्त्र में विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत हैं वो निर्मित किए गए, और इन सिद्धांतों का सभी का एक मूलभूत उद्देश्य है कि जो समाज की यथार्थता है, वास्तविकता है, या जिसे हम रियलिटी कहते हैं, उसको पहचाना जाए, उसका अध्ययन किया जाए और ये ज्ञात किया जाए कि समाज के जो नियम हैं जिनके द्वारा समाज की यथार्थता या रियलिटी को किस प्रकार लोग बनाते हैं या दैनिक जीवन में लोग इन नियमों का किस प्रकार से पालन करते हैं, और समाज की जो व्यवस्था है, ये सिस्टम है, ये किस प्रकार बना रहता है। अधिकांश जो समाजशास्त्री, चाहे माइक्रो सिद्धांतवेत्ता हो, चाहे मैक्रो सिद्धांतवेत्ता हो, सूक्ष्म सिद्धांतवेत्ता हो या वृहद सिद्धांतवेत्ता हो, इन सब का मूलभूत उद्देश्य एक ही है। समय, काल और परिस्थिति के अनुसार सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। बड़े सिद्धांतों के रूप में अगर हम, वृहद सिद्धांतों के रूप में अगर हम देखें तो कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खिम, इनके द्वारा जो भी सिद्धांत दिए गए हैं वो सभी सिद्धांत वृहद सिद्धांतों की श्रेणी में आते हैं। इन्होंने जो सिद्धांत दिए थे वो आगमनात्मक सिद्धांत दिए थे कि संपूर्ण समाज का अध्ययन करके जो परिणाम आए या जो रिजल्ट आए उनको सूक्ष्म स्तर पर व्यक्ति पर उनको लागू करने की कोशिश करी। एक सिद्धांतों का प्रकार होता है निगमनात्मक और एक होता है आगमनात्मक। माइक्रो जो सिद्धांतवेत्ता है उन्होंने समाज को महत्व न देकर व्यक्ति को महत्व दिया कि व्यक्ति दैनिक जीवन में जो अंत्यक्रियाएं करते हैं, अंत्यक्रियाओं के फलस्वरूप व्यक्ति उन अंत्यक्रियाओं का क्या अर्थ लगाते हैं, इन अंत्यक्रियाओं में वो किन किन प्रतीकों का प्रयोग करते हैं, लोगों की दैनिक जीवन के या यथार्थ के बारे में लोगों की क्या धारणा होती है, और इन धारणाओं को बनाए रखने के लिए लोग किन विधियों का प्रयोग करते हैं। संक्षिप्त में ये कहना चाहूँगा कि जो वृहद सिद्धांत है वो समाज को ज़्यादा महत्व देते हैं रियलिटी को ज्ञात करने के लिए, और जो माइक्रो सिद्धांतवेत्ता है, सूक्ष्म सिद्धांतवेत्ता है, जैसे एथनोमेथोलॉजी, प्रतीकात्मक अंतक्रियावाद, फिनोमिनोलॉजी, ये सारे सिद्धांत, रेडिकल सोशियोलॉजी, ये सारे जो सिद्धांतवेत्ता है ये व्यक्ति को महत्व देते हैं और व्यक्ति की जो
अंत्यक्रिया वो करता है, अंत्यक्रियाओं के फलस्वरूप जो परिणाम आते हैं या लोगों की जो धारणाएं होती है उनको ज्ञात करके ये कहते हैं कि हम समाज की यथार्थता को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। या कुल मिला के ये कहना चाहें कि जो सूक्ष्म सिद्धांतवेता है ये मानव व्यवहार को समझकर समाज की यथार्थता को समझना चाहते हैं, और जो वैध सिद्धांतवेता है वह समाज का अध्ययन करके समाज की यथार्थता को खोजना चाहते हैं, वास्तविकता को। उनका मूलभूत उद्देश्य एक ही है, समाज की वास्तविकता को खोजना। आज का जो टॉपिक है अपना एथनोमेथोडोलॉजी या लोक विधि विज्ञान, लोक विधि विज्ञान। शाब्दिक अर्थ में देखें तो एथनो लोक या जनसाधारण से इसका अर्थ लगाया जाता है। जब हम जनसाधारण, लोक या जनसाधारण से लगाया जाता है, मेथड पद्धति या विधि, जब जनसाधारण अपनी धारणाओं को बनाने के लिए जिन पद्धतियों को अपनाते हैं इन पद्धतियों को अपन मेथड कहते हैं। एथेनो जनसाधारण, पद्धति मतलब कि लोग इन जनसाधारण के द्वारा इनकी जो लोगों की जो धारणाएं होती है जनसाधारण की, उनको बनाए रखने के लिए जिस मेथड को वो काम में लेते हैं उसको हम विधि कहते हैं। जब इन पद्धतियों को हम वैज्ञानिक संदर्भ में इनका अध्ययन करते हैं तो हम इसे लॉजी या विज्ञान कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यानी जनसाधारण द्वारा प्रयुक्त विधियों का वैज्ञानिक अध्ययन है। एथनोमेथोडोलॉजी क्या है? जनसाधारण द्वारा प्रयुक्त विधियों का वैज्ञानिक अध्ययन है। एथनोमेथोडोलॉजी, लोक विधि विज्ञान दैनिक जीवन की गतिविधियों को अधिक महत्व देते हैं। एथनोमेथोडोलॉजी के जो सिद्धांत को या विधि को जो विकसित किया था वो हेराल्ड गारफिंकल ने किया था। समाजशास्त्री सिद्धांतों में जो फिनोमेनोलॉजी उपागम है उनमें एथनोमेथोडोलॉजी सबसे अधिक और महत्वपूर्ण विधि समझी जाती है। एथनोमेथोडोलॉजी एक विधि है, फिनोमेनोलॉजी उपागम के अंतर्गत इसका प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात मैं आपको फिनोमेनोलॉजी को विस्तृत रूप से समझाऊंगा। तो एथनोमेथोडोलॉजी एक क्या है? विधि है। क्या है? एक विधि के रूप में इसको अपन को समझना है कि ये विधि लोगों के दैनिक जीवन की जो गतिविधियां हैं इन गतिविधियों को संचालित करने के लिए लोग जो धारणा बनाते हैं उन धारणाओं को बनाए रखने के लिए वो किन विधियों को काम में लेते हैं, इन विधियों का अगर आप वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो इसे एथनोमेथोडोलॉजी या लोक विधि विज्ञान कहते हैं हिंदी में। एथनोमेथोडोलॉजिस्ट जो होते हैं वो सहभागी अवलोकन करते हैं और सहभागी अवलोकन इस तथ्य की खोज करना चाहता है कि किस भांति लोग दिन प्रतिदिन की घटनाओं को स्वीकृत मानकर चलते हैं, कि लोग दैनिक जीवन में जो लोगों के जो घटनाएं घटित होती है उसको लोग किस प्रकार से स्वीकृति देते हैं, उनको मान्यता देते हैं, या उन धारणाओं को कैसे लोग मान्यता देते हैं। तो सहभागी अवलोकन इस विधि के अंतर्गत किया जाता है। आगे मैं आपको बताऊंगा। जैसे एक उदाहरण अपन लेते हैं जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था के अंतर्गत जाति के अंदर ही विवाह किया जाता है, इंडोगैमी। अगर कोई व्यक्ति जाति से बाहर विवाह कर लेता है, अंत्य विवाह ना करके अगर जाति से बाहर कहीं विवाह कर लेता है वो एक्सोगैमी, तो उसी जाति के अधिकांश सदस्य उस विवाह को स्वीकृति नहीं देते और उसका विरोध करते हैं। इसलिए जाति के जो गणमान्य लोग होते हैं, जिसने जाति के बाहर विवाह करा उसको जाति से
बाहर निकाल देते हैं, बहिष्कार कर देते हैं उसका, उसके किसी प्रकार के आर्थिक प्रतिबंध लगा देते हैं, सामाजिक संबंध उनसे तोड़ देते हैं। इनका मुख्य जो उद्देश्य है वो उद्देश्य यही है कि जो समाज की जो धारणा है, धारणा क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को भारतीय समाज में जाति में ही विवाह करना चाहिए। तो धारणाओं को बनाए रखने के लिए वो विभिन्न प्रकार की विधियों को काम में लेते हैं, जैसे व्यक्ति को जाति से बाहर घोषित कर देना, उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा देना, उससे सामाजिक संबंध तोड़ देना। तो एथनोमेथोडोलॉजी का इन्हीं विधियों को अध्ययन करना इनका मुख्य उद्देश्य है कि लोग दैनिक जीवन की जो गतिविधियाँ हैं, धारणाएँ हैं, उनको बनाने के लिए वो किन विधियों का प्रयोग करते हैं। ये धारणा टूटे नहीं, इसके लिए वो निरंतर प्रयास करते रहते हैं। इसके लिए जैसे मैंने उदाहरण दिया कि व्यक्ति को जाति से बहिष्कार करना, संपर्क बहिष्कार करना आदि सदस्यों के द्वारा अपनाया जाता है। ऐसी विधियों का अध्ययन ही एथनोमेथोडोलॉजी है। हमारा जो समाज है इसकी जो संरचना है वो बहुत जटिल है, और इस संरचना को आपने भी देखा है दैनिक जीवन में, या हम ये कहते हैं कि जो परंपरागत जो अपना भारतीय समाज है इसकी जो संरचना है इसको बनाए रखने के लिए किसी पुलिस प्रशासन या न्याय व्यवस्था या फौज की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये समाज और उसकी संरचना बनी रहे, इसकी पहचान सुदृढ़ या इसकी एकता बनी रहे, इसके लिए लोग जीवन के कुछ तौर तरीके हैं उनको अपनाते हैं। समाज के नियम, उपनियम, व्यवस्था आदि को बनाए रखने के लिए जनजीवन विभिन्न प्रकार की विधियों को अपनाता है और काम में लेता है, और इन तरीकों को काम में लेता है। वही सब कुछ एथनोमेथोडोलॉजी है। जिन विधियों को वो काम में लेते हैं, इन विधियों का अध्ययन ही एथनोमेथोडोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है कि समाज की जो व्यवस्था है, समाज की जो संरचना है, उनको बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के नियम उपनियम हैं। इन नियम उपनियम के जो तरीके हैं, उन तरीकों के माध्यम से लोगों की धारणाओं को बनाए रखा जाता है। उन धारणाओं को बनाए रखने के लिए जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है, उन विधियों का अध्ययन एथनोमेथोडोलॉजी है। जनसाधारण या समाज संरचना को बनाए रखने के लिए जिन विधियों को काम में लेते हैं, उन विधियों का अध्ययन ही लोक विधि विज्ञान है। अब आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा लोक विधि विज्ञान क्या है। समाज के नियम, उपनियम, व्यवस्था आदि को बनाए रखने के लिए जनजीवन जिन विधियों को जनसाधारण जिन विधियों और तरीकों को काम में लेता है, वही सब कुछ लोक विधि विज्ञान है। समाज की धारणाओं को बनाए रखने के लिए जिन विधियों का प्रयोग समाज व व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है, इन्हीं विधियों का अध्ययन लोक विधि विज्ञान के माध्यम से किया जाता है या एथनोमेथोडोलॉजी के माध्यम से किया जाता है। आगे वाक्य है कॉमन सेंस नॉलेज, समाज संबंधी सहज बुद्धि ज्ञान। एथनो का जो संदर्भ है, अपने समाज या समूह के सदस्यों में समाज के बारे में जो सहज बुद्धि ज्ञान है, उससे एथनो का अगर हम हेराल्डार्किकल के अनुसार अगर इसका अर्थ लगाएं कि भाई एथनो का क्या अर्थ होता है, तो समाज संबंधी सहज बुद्धि जो ज्ञान होता है वो एथनो का एक अर्थ हेराल्डार्किकल ने लगाया। एथनो की परिभाषा में इस अर्थ को अगर वैध रूप में देखते हैं तो सदस्य लोग या लोगों से हैं, मतलब एथनो का अर्थ या तो समाज के सदस्य या जनसाधारण, जैसे मैंने पहले शाब्दिक अर्थ में बताया था, या लोगों से। ये लोग
समाज संबंधी सहज बुद्धि ज्ञान रखते हैं। प्रत्येक समाज की जो दैनिक जीवन की जो अंत्य क्रियाएँ होती है, आत्मवाच्य क्रियाएँ होती है या संदर्भ होते हैं या अंत्य क्रियाएँ करते हैं, वो उसके प्रति वो सहज बुद्धि ज्ञान रखते हैं। कैसा पहले से चला आ रहा है और उसका कारण ये है या उसका लॉजिक वो रखते हैं, जिससे वो व्यवस्था, वो विधि बनी रहे। लोग दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के प्रति सहज बुद्धि ज्ञान रखते हैं। लोग दिन प्रतिदिन की जो गतिविधियां हैं उनके प्रति सहज बुद्धि ज्ञान रखते हैं। इन गतिविधियों का अर्थ निकालने की आवश्यकता भी लोगों को नहीं पड़ती। उन गतिविधियों को दैनिक जीवन में लोग साधारणतः उनको स्वीकार कर लेते हैं और उनका अर्थ निकालना या उन पर तर्क वितर्क करना वो उचित नहीं समझते। और लोगों को यह अर्थ निकालने की आवश्यकता भी क्या है, क्योंकि वे तो इस सहज रूप से व्यवहार में लाते रहते हैं। इन गतिविधियों को वो लोग दैनिक जीवन में सहज रूप से व्यवहार में लाते हैं। इसे हेराल्ड गार्फिंकल सहज बुद्धि ज्ञान कहते हैं, कॉमन सेंस नॉलेज। लोग दिन प्रतिदिन की गतिविधियों के प्रति सहज बुद्धि ज्ञान रखते हैं। आगे लोक विधि विज्ञान की अवधारणा एवं नियम मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको एथनोमेथोलॉजी का शाब्दिक अर्थ और उसको सारगर्भित रूप से मैंने आपको समझा दिया कि एथनोमेथोलॉजी एक फिनोमेनोलॉजी उपागम के अंतर्गत होने वाली एक विधि है, जिसके माध्यम से दिन प्रतिदिन की जो गतिविधियां हैं, लोगों के द्वारा जो गतिविधियां की जाती है, उनका अध्ययन किया जाता है। इन गतिविधियों में लोगों की क्या धारणा रहती है, इन धारणाओं को बनाए रखने के लिए लोग इन विधियों का प्रयोग करते हैं। इन्हीं चीज़ का अध्ययन एथनोमेथोलॉजी में किया जाता है। अब है लोक विधि विज्ञान या एथनोमेथोलॉजी की अवधारणा एवं नियम। इसमें मुख्यतः हम दो अवधारणाओं का प्रयोग करेंगे, दो अवधारणाओं की हम चर्चा करेंगे। आत्मवाचक क्रिया और अंत्य क्रिया पहली अवधारणा है। दूसरी है संदर्भिता का अर्थ। आत्मवाचक क्रिया और अंत्य क्रिया दैनिक जीवन में जो गतिविधियां हैं, गतिविधियों से जुड़े हुए गतिविधियां हैं, गतिविधियां जो कर्मकांडों से जुड़ी हुई है, वह आत्मवाचक अंत क्रिया है। कोई भी हम दैनिक जीवन में कोई गतिविधि करते हैं, अगर उसमें हम कोई कर्मकांड करते हैं, उन कर्मकांडों को हम आत्मवाचक अंत क्रिया कहते हैं। कई कर्मकांड क्रिया हम दैनिक जीवन में करते हैं और कभी कभार अपेक्षित परिणाम भी हमें नहीं मिलते, तो भी हम दैनिक जीवन में उन कर्मकांडों को दोहराते रहते हैं। जैसे अभी भाद्र पक्ष चल रहा है, बरसात का एक समय है। काफ़ी जगह बहुत अच्छी बरसात होती है और काफ़ी जगह नहीं वर्षा, काफ़ी जगह बहुत कम वर्षा देखने को मिलती है पूरे भारत में। लेकिन आपने निकट अपने आसपास भी देखा होगा, गाँवों में देखा होगा, शहरों में भी देखा होगा कि लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते हैं। कोई यज्ञ 7 दिन के लिए होता है, कोई उससे अधिक दिन के लिए होता है। एक निश्चित समय के लिए यज्ञ किया जाता है और यज्ञ करने के पीछे लोगों की ये धारणा होती है कि अगर हम यज्ञ करेंगे तो इससे इंद्रदेव प्रसन्न होगा और हमारे क्षेत्र में या हमारे भूभाग में जो वर्षा का अभाव है, वो इंद्रदेव वर्षा करके उसकी पूर्ति कर देंगे। उसके लिए लोग यज्ञ करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कभी कभार लोग यज्ञ करते हैं और यज्ञ करने के पश्चात भी वर्षा नहीं होती है
या बरसात नहीं होती है, तो भी लोगों की ये धारणा है कि यज्ञ करने से इंद्रदेव प्रसन्न होता है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं आती। उसके लिए वो दूसरी जो चीज़ें हैं उनका लॉजिक दे देते हैं कि यज्ञ व्यवस्थित रूप से नहीं करा होगा, उसमें सामग्री का अभाव था। लेकिन उन धारणाओं को वो बनाए रखते हैं कि यज्ञ करने से इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और हमारे क्षेत्र में वो बरसात कर सकते हैं या वर्षा कर सकते हैं। पर्याप्त वर्षा हो जाती है, यह विश्वास ही आत्मवाचक है। वो विश्वास जो कर्मकांड को प्रोत्साहन देता है, कर्मकांडीय क्रिया करने को प्रोत्साहन देता है, उसे हम आत्मवाचक क्रिया कहते हैं। आत्मवाचक अवधारणा बराबर हमें यह बताती है कि लोग अपनी अंतःक्रियाओं से किसी विशेष यथार्थ या वास्तविकता को बराबर बनाए रखते हैं। जो आत्मवाचक जो अवधारणा है हमें ये बताती है कि लोग अपनी अंतःक्रियाओं से किसी विशेष यथार्थ जो वास्तविकता है समाज की, उसको बनाए रखने के लिए वो विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाएं करते हैं। ये आत्मवाचक क्रिया है। आत्मवाचक क्रिया के अंतर्गत लोग दैनिक जीवन में अंत्यक्रियाएं करते हैं और अंत्यक्रियाओं में वो विभिन्न प्रकार के कर्मकांड करते हैं और इन कर्मकांडों के माध्यम से ही वो यथार्थ है जो समाज का वास्तविकता है उसके प्रति जो लोगों की धारणा है उसको बनाए रखने की कोशिश करते हैं। दूसरी अवधारणा है इसकी लोक विधि विज्ञान की संदर्भिकता का अर्थ। अब लोग जो भी गतिविधियां करते हैं, अंत्यक्रिया करते हैं, उसका कोई ना कोई संदर्भ होता है। जैसे उदाहरण मैं आपको दूं कि कोई व्यक्ति पेशेंट के पास गया और कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने उसे 2 टैबलेट दी और वही व्यक्ति किसी टीचर के पास गया या मित्र के पास गया, उसने उसको 2 टॉफियाँ दी। अब इन दोनों का संदर्भ अलग अलग है। या हम इसको साधारण भाषा में ही कहते हैं कि डॉक्टर के पास कोई बच्चा जाता है, उसको वो 2 गोलियां देता है और एक टीचर उसको 2 गोलियां देती है। दोनों का संदर्भ अलग है। वो 2 गोलियां डॉक्टर ने दी वो मेडिसिन के रूप में है और वो जो 2 गोलियां टीचर ने दी वो मीठी गोलियां हैं। तो संदर्भ अलग अलग हो गया। वो रोग के लिए है और वो उसके स्वाद के खाने के लिए है, तो संदर्भ अलग अलग हो गया। तो डॉक्टर का गोली के संदर्भ में दवा की गोली से है, जबकि अध्यापिका की गोली एक मीठी टॉफ़ी है। तो एथनोलॉजी का तर्क है कि हमारे जो भी प्रतीक हैं, जैसे दैनिक जीवन में अपन विभिन्न प्रकार के प्रतीकों को काम में लेते हैं, जैसे हंसना, रोना, गाना, नाचना, दांत भींचना, इन सब का अर्थ किसी न किसी संदर्भ में होता है और इसलिए अंतक्रियाओं में प्रतीकों का अर्थ संदर्भ युक्त होता है। हम कोई भी अंत्यक्रिया करते हैं, अगर जैसे हम आँखों के भंवरों को चढ़ाते हैं, आँखें बाहर निकालते हैं, तो ये प्रतीक है। अगला व्यक्ति ये मानता है कि इस व्यक्ति को क्या इस समय गुस्सा आ रहा है, तो एक प्रतीक है, संदर्भ है। जैसे दूसरा संदर्भ में उदाहरण दूँ, मौसम बहुत अच्छा है आज मैं अगर कहता हूँ, तो हर व्यक्ति के लिए इस मौसम का संदर्भ अलग अलग तरह का है। कोई खाना पीने का शौकीन है तो उसके लिए अच्छे खाने पीने के व्यंजन बनाने से उसका अर्थ है। कोई घूमने का शौकीन है तो उसके लिए पिकनिक पे जाने का संदर्भ है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग संदर्भ होते हैं। एक ही विषय वस्तु के प्रति लोगों के अलग अलग प्रकार के संदर्भ होते हैं। जैसे हंसी भी कई तरह की होती है, व्यंग्यात्मक होती है, प्रशंसात्मक होती है, संवेगात्मक होती है। इसी के इनके विभिन्न प्रकार के विशेष संदर्भ में ही सही तरीके से इनको समझा जा सकता है। हंसी को, इसको समझने के लिए हमको विशेष संदर्भ का मालूम होना अति आवश्यक है।
हो सकता है जैसे आप किसी कमरे में 2-3 व्यक्ति बैठे हैं, आप अचानक बाहर से आए और वो हंस रहे हैं, लेकिन आपको हंसी नहीं आएगी क्योंकि आपको संदर्भ मालूम नहीं है, क्योंकि वो किस संदर्भ में हंस रहे हैं। तो संदर्भ का होना अति आवश्यक है। तो दैनिक जीवन में जो भी गतिविधियाँ होती है, अंत्य क्रियाएँ होती है, उन अंत्य क्रियाओं के अंतर्गत कर्मकांड होते हैं और वो कर्मकांड किसी न किसी संदर्भ से जुड़े हुए रहते हैं। एथनोमेथोडोलॉजी की उपयुक्त जो भी 2 अवधारणाएं हैं, आत्मवाचक क्रिया और अंत्य क्रिया और संदर्भितता का अर्थ, यह उदाहरणाएं आत्मवाचक और संदर्भ के माध्यम से अंत क्रियाओं का विश्लेषण करते हैं। इस विधि के माध्यम से हम इन दोनों अवधारणाओं, आत्मवाचक क्रिया और संदर्भितता के माध्यम से हम दैनिक जीवन की जो अंत्य क्रियाएं हैं उनका विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। यहीं मैं आपका ये टॉपिक समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।